चैनल मेडिकल एंड नर्सेस माय नेम इज़ कीर्ति। तो आज का जो हमारा पेपर रहेगा ये होगा मॉडल पेपर सेकंड। प्रीवियसली अभी रिसेंट से ही जो क्लासेस स्टार्ट किए हैं तो मॉडल पेपर फर्स्ट में ऑलमोस्ट 20+30 क्वेश्चन हमने पढ़े थे। ये मॉडल पेपर सेकंड और आज के इस मॉडल पेपर से हम क्या करेंगे कि हर एक वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन है जो दिया जाएगा, उसका आंसर आपको एंड में देना होगा एंड देन उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं भी बताऊंगी आपको। बट जो अपकमिंग जैसे हमने मॉडल पेपर सेकंड में क्वेश्चन दिया तो मॉडल पेपर जब थर्ड आएगा उसमें आपको सबसे पहले उसी का जो क्या बताया जाएगा, आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जिनके भी अपकमिंग टाइम में, चाहे वो एसएससी के लिए पेपर होना हो, चाहे सीएचओ के लिए पेपर होना हो, जीएमसी के लिए होना हो, या फिर यूपी स्टाफ नर्स का पेपर होना हो, कर्नाटक सीएचओ में, अलग अलग जगह यदि सीएचओ के पेपर होते हैं तो सभी में क्वेश्चन है जो क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, इससे अपकमिंग टाइम में कभी भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जो मॉडल पेपर हैं, ये सभी आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर रखे गए हैं क्वेश्चन, जिसमें आपके लिए जो आपका चाहे जीएमसी का पेपर हुआ हो, यूपी सीएचओ का हुआ हो, या फिर अदर एग्जाम हुए हैं तो उन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन लाए गए हैं कि आपके किस टाइप से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो सीवियर डिहाइड्रेशन एक होता है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो अलग अलग में सिम्टम भी क्या होते जाते, बढ़ते जाते हैं। तो यदि सीवियर डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट है तो उसमें सभी चीज़ें आप देख सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है डिले कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, सनकैन फॉन्टेनल्स, ड्राई ओरल म्यूकोसा, या फिर अलर्ट मेंटल स्टेटस। तो सीवियर डिहाइड्रेशन यहाँ पे कहा है। तो यदि सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो सीवियर डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट कभी भी अलर्ट नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक होगा, कंफ्यूज होगा, बट अलर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अलर्ट मेंटल स्टेटस। हाँ, डिले कैपिलरी रिफिलिंग टाइम होगा, सनकैन फॉन्टेनल्स होगा, ड्राई ओरल म्यूकोसा होगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि जो पर्सन है अलर्ट मेंटल स्टेटस नहीं होगी। और इनके हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डिहाइड्रेशन को लेके फ्लूइड लॉस है कितना % है, तो आपको याद रखना है माइल्ड यदि डिहाइड्रेशन आता है, बेस्ड ऑन सीवियरिटी के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ, यदि सीवियरिटी के बेस पर आता है तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में 5% और उससे कम फ्लूइड लॉस होगा। यदि मॉडरेट है तो 5 से 10% तक फ्लूइड लॉस होगा। टोटल फ्लूइड लॉस की बात की जा रही है। यदि सीवियर डिहाइड्रेशन है तो जब भी सीवियर डिहाइड्रेशन में मोर देन 10% फ्लूइड लॉस होगा तब बॉडी में सिम्टम्स भी अलग टाइप के देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू माइल्ड एंड मॉडरेट के। सीवियर डिहाइड्रेशन में ओरल म्यूकोसा ड्राई होगी, सनकैन फॉन्टेनल होगा, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, इवन अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बट अलर्ट मेंटल स्टेटस नहीं होगा। नेक्स्ट इज यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सेल्ड ब्रीथ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट, जिसको यूवीटी टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं, तो किसको डिटेक्ट करने के लिए जो एक्सेल्ड मतलब कि सांस छोड़ते हैं हम, ब्रीथ आउट करेंगे उस टाइम पे इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी प्रेजेंट है। ऑप्शन में है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, या फिर इश्चेरिचिया कोलाई और इकोलाई। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट में क्या है, एक्सेल्ड ब्रीथ टेस्ट है, जिसमें क्या किया जाता है, आपको यूरिया पहले दिया जाएगा, देन आफ्टर आपसे सांस छोड़ने के लिए कहा जाए कुछ टाइम के बाद। यदि आपने जो सांस एक्सेल्ड की है उसमें क्या है, यदि वो पॉजिटिव आते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स आपको क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपके एब्डोमेन में है ऑलरेडी। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए, किसकी प्रेजेंट डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको यूरिया ड्रिंक करवाया जाएगा, देन यू विल ब्रीथ इनटू अ बैग। यहाँ पर आपको यूरिया ब्रीथ टेस्ट का प्रोसीजर बता रही हूँ। यूरिया ब्रीथ टेस्ट हमने किसको डिटेक्ट करने के लिए किया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए, बट ये कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको यूरिया ड्रिंक करवाया जाएगा, देन आफ्टर आपसे एक क्लोज बैग होगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आपको इसमें सांस लेनी है। फिर जब वो बैग टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा
तो इफ़ यू हैव H. pylori the bacteria will change the urea in your body into कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आपकी बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है तो यूरिया क्या करेगा, आपकी बॉडी में क्या होगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड लैब टेस्ट विल शो दैट योर ब्रीथ हैज़ हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ द गैस। तो आपको यहाँ पर यूरिया पता नहीं चलेगा कि आपकी सांसों में यूरिया है या नहीं। यहाँ पर ये होगा कि आपको यूरिया क्या करवाया जाएगा, ड्रिंक करवाया जाएगा एक बैग में, आपसे कहा जाएगा सांस छोड़िए, एंड देन आफ्टर उस बैग को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो यदि वो बैक्टीरिया क्या करेगा, आपने जो जो यूरिया है उसके साथ कोई रिएक्शन करता है तो CO2 का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे पता चलेगा यदि CO2 का लेवल बढ़ता है, आपने जो यूरिया ब्रीथ टेस्ट करवाया है तो उससे पता चलेगा कि आपके नॉर्मल से यदि ज़्यादा बढ़ता है, नॉर्मल लेवल रहता है जो CO2 का, यदि उससे ज़्यादा लेवल होता है और आपने टेस्ट करवाया है तो पता चलेगा कि आपकी बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है नहीं। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज रिलेटेड टू। तो जो बायोकेमिकल इटियोलॉजी है अल्जाइमर डिसीज को लेकर वो क्या है, और सबसे ज़्यादा जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, H. पाइलोरी के कारण। तो बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज किससे रिलेट करेगी, ऑप्शन में एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन या फिर एसिटाइल कोलिन। तो बायोकेमिकल इटियोलॉजी पूछिए अल्जाइमर डिसीज की, तो अल्जाइमर में क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन है इसका लेवल क्या होगा, कम होगा। तो अल्जाइमर्स डिसीज का जो बायोकेमिकल इटियोलॉजी पूछते हैं तो क्या होगा, ACH और एसिटाइल कोलिन। अब हम बात करते हैं अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, ओनली 4 जो न्यूरोट्रांसमीटर और उनके कारण क्या डिसीज हो सकती है वही बताया गया है। तो एसिटाइल कोलिन के कारण क्या होगा, अल्जाइमर्स डिसीज हो गया। यदि आपकी बॉडी का ACH लेवल अफेक्ट होता है तो अल्जाइमर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा आता है सेरोटोनिन। तो सभी को पता है कि सेरोटोनिन का लेवल क्या होगा, डिप्रेशन में क्या होगा, घट जाएगा, बट मैनिया में सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि सेरोटोनिन जो SSRI मेडिसिन हम किन को देते हैं, मैनिया के पेशेंट डिप्रेशन के पेशेंट को सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स क्यों दी जाती हैं, क्योंकि डिप्रेशन में सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है, मैनिया में क्या होगा, हाई होगा। तो माइग्रेन, एजिंग, टेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और एंजाइटी, इन सभी में सेरोटोनिन का लेवल क्या होगा, सप्रेस होगा। बट यदि सेरोटोनिन लेवल हाई होता है तो मैनिया होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा आता है डोपामाइन। तो डोपामाइन का लेवल यदि बढ़ता है बॉडी में तो सीजोफ्रेनिया, और घटता है, कम होता है तो पार्किंसनिज्म। तो यहाँ पे आप याद रखें, डोपामिन का लेवल यदि हाई होता है तो सीजोफ्रेनिया, और लो है दैट मीन्स पार्किंसन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा आता है गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। अमीनो ब्यूटारिक एसिड तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एपिलेप्टिक सीजर्स के लिए। जो गाबा है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एपिलेप्टिक सीजर्स के लिए। फिर आता है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट किसके लिए, माइग्रेन, स्ट्रोक और ऑटिज्म। तो न्यूरोट्रांसमीटर की आपको लिस्ट याद रखनी है। यहाँ पर ओनली 4 बताए हैं, तो आपको जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं किसका लेवल घटने से क्या प्रॉब्लम होगी और बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होगी, एग्जाम में आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट। तो चाइल्ड की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें सभी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है माल न्यूट्रिशन, कॉमन कोल्ड, निमोनिया या फिर मीजल्स। तो यहाँ पर कहा है कि सभी चीज़ें बच्चे की हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बड़े पैमाने पर अफेक्ट कर सकती हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो वो माल न्यूट्रिशन, निमोनिया और मीजल्स, इन सभी से बच्चों को यदि लॉन्ग टर्म तक रहता है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। बट कॉमन कोल्ड नॉर्मल रहता है, जो कि बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं लाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी। नेक्स्ट इज बॉक्सर्स मसल इजन। तो जो बॉक्सर लोग होते हैं, जो रिंग में उतरते हैं, जो लोग नहीं भी उतरते हैं, अखाड़े में ही करते हैं बॉक्सिंग, तो बॉक्सर्स मसल किसके लिए कहा जाता है। ऑप्शन में डेल्टॉइड, ब्रैकियोरेडियल, सेराटस एंटीरियर या फिर बाइसेप्स ब्रेंकाई।
तो बॉक्सर मसल है जो किसके लिए कहा जाता है, तो बॉक्सर मसल किसके लिए कहा जाएगा, तो सेरेटस एंटीरियर। आप याद रखें अलग अलग जो मसल्स हैं, जरूरी नहीं कि आपको यही पूछे, हो सकता कुछ और पूछा जाए, इसीलिए आपको याद रखना है कि बॉक्सर मसल्स कौन सी है, तो बॉक्सर मसल है सेरेटस एंटीरियर। शोल्डर गर्डल फिक्स्ड होती है जहाँ पर, तो 3 पार्ट्स होते हैं सेरेटस एंटीरियर जो कि रिब्स को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में हेल्प करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए इन मसल्स को क्या कहा जाता है, बॉक्सर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल्स हैं जो, इनको क्या कहा जाता है, बॉक्सर मसल। और ये किसके लिए हेल्प करती हैं, स्कैपुला के लिए, जो कि व्हेन थ्रोइंग अ पंच, तो जब आप पंच मारते हैं तो सेरेटस एंटीरियर मसल हेल्प करती हैं, इसीलिए इन मसल्स के लिए क्या कहा जाता है, बॉक्सर्स मसल। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट, तो सभी कॉन्स्टिपेशन होने के कारण है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, लैक्सेटिव अब्यूज, डिक्रीज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, या फिर डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। तो कॉन्स्टिपेशन का जो हार्ड मोशन पास होते हैं तो वो कंडीशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन। तो ये सभी के कारण होगा किसी एक के छोड़कर। तो इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, यदि आपके खाने में ज़्यादा फाइबर्स नहीं है तब आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि पपाया एंड पपाया के अलावा जितने भी जूस होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, वो पिए। सेकेंड ऑप्शन है लैक्सेटिव अब्यूज़, तो लैक्सेटिव अब्यूज़ तो ऑलरेडी लैक्सेटिव्स को तो यूज़ ही किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। थर्ड आता है डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, तो यस यदि आप एक ही जगह बैठे हैं खाना पीना खाकर, आप कुछ वॉक नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या है, कम होगी, इससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, यदि आप कम पानी पीते हैं तब भी आपको चांसेस रहेंगे कॉन्स्टिपेशन होने के। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो होगा लैक्सेटिव अब्यूज़। लैक्सेटिव अब्यूज़ है जो, क्योंकि ऑलरेडी लैक्सेटिव्स को तो यूज़ करके कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जाता है, तो बट यहाँ पर पूछा कॉज सब है किसी एक को छोड़कर, तो क्या होगा, लैक्सेटिव अब्यूज़। नेक्स्ट इज कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम है जो किसकी कमी के कारण होगा। ऑप्शन में पायरिडॉक्सिन, थायामिन, आयरन, या फिर राइबोफ्लेविन। तो कोर्साकॉफ साइकोसिस है, किसमें देखने को मिलती है, अल्कोहलिज्म के पेशेंट में, और किसके कारण होता है, थायामिन के कारण। विटामिन B1 और थायामिन की कमी के कारण कोर्साकॉफ साइकोसिस होती है, जो कि जनरली अल्कोहलिज्म के पेशेंट में देखने को मिलेगी। कोर्साकॉफ साइकोसिस में क्या होगा, नर्व सेल्स डैमेज होने लगेंगी, जो भी सपोर्टिव सेल्स हैं स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन की, जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। तो कोर्साकॉफ साइकोसिस है जो इसकी कमी के कारण होता है, थायमिन और विटामिन B1 की कमी के कारण। नेक्स्ट इज द एवरेज हाइट ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज, तो जन्म के टाइम पर जो न्यूबॉर्न बेबी है उनकी हाइट क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर एवरेज में रखी जाती है, जो कि क्वेश्चन बेस्ड यदि है एग्जाम में आपको आंसर देना है तभी फिक्स चीज़ें याद रखें। बट यदि जब आप नेचुरल नॉर्मल वे में देखेंगे तो न्यूबॉर्न बेबी की हाइट होती है वो अलग अलग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करती है। बट यहाँ पर एग्जाम पर्पज से एवरेज हाइट कितनी होगी न्यूबॉर्न की एट द बर्थ, तो वो होगी 19 से 21 इंच, 19 to 21 इंच, जो कि 51 सेंटीमीटर है। याद रखें 51 सेंटीमीटर और 19 to 21 इंच क्या है, नॉर्मल रेंज है न्यूबॉर्न बेबी की एट द बर्थ। नेक्स्ट इज परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस इज कॉल्ड, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो ये हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इज कॉल्ड, तो स्पर्मेटोजोआ जो सीमेन है उसके स्पर्मेटोजोआ क्या है, एब्सेंट है सीमेन में, तब इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, फिर टेराटोजोस्पर्मिया। तो जो एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ होंगे, जो सीमेन है उसमें लिविंग कंडीशन में स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, ईजोस्पर्मिया। दूसरा है
जो स्पर्मिया, इसका मतलब है कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स इन द मेंस सीमेन। तो मेंस के सीमेन में बहुत ज़्यादा क्या होना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एबनॉर्मल स्पर्म्स प्रेजेंट होना। थर्ड आता है ओलिगोस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया। तो इसमें क्या होगा, लो स्पर्म काउंट। क्या है, सीमेन है उसमें लो स्पर्म काउंट है, तो वो कंडीशन क्या है, एलिजोस्पर्मिया। नेक्स्ट इज बिडाल टेस्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो बिडाल टेस्ट किस कैटेगरी से आएगा? ऑप्शन में एग्लूटिनेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, बैक्टीरियोलाइसिस टेस्ट या फिर प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तो जो यहाँ पर जो टेस्ट है बिडाल टेस्ट, जो कि टाइफाइड के लिए किया जाता है, टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए, तो यहाँ पर बिडाल टेस्ट किस टाइप का टेस्ट? एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट का मतलब है कि आपका कल्चर लिया जाएगा और लेबोरेटरी में चेक किया जाएगा कि इसमें किसी भी तरीके के एंटीजेंस है तो है जो प्रेजेंट नहीं है। इससे बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। और ऐसा ही करके क्या किया जाता है? फाइंड आउट किया जाता है। तो बिडाल टेस्ट किस टाइप का टेस्ट है? एग्लूटिनेशन टेस्ट। नेक्स्ट इज मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ। मीडियल जेनिकुलेट है जो किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का, मोटर सिस्टम का, ऑडिटरी सिस्टम या विजुअल पाथवे। तो जो मीडियल जेन्युलेट बॉडीज हैं कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑडिटरी सिस्टम में। कहाँ पर? ऑडिटरी सिस्टम में जो पाई जाती हैं। ये आपकी अटेंशन, ऑडिटरी अटेंशन के लिए हेल्पफुल करती हैं। यदि आपके पीठ पीछे कोई कुछ बात कर रहा है तब आप थोड़ी दूर होकर भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज विच कॉमनस्ट फंगाई कॉज द ऑटोमाइकोसिस। तो कौन सी फंगाई है जो कि ऑटोमाइकोसिस होने का कारण है? तो एक्सटर्नल ओटाइटिस, ओटाइटिस एक्सटर्नल इसको हम कहते हैं। तो क्या है? ऑटोमाइकोसिस। ऑप्शन में म्यूकर, एस्परजिलस, राइजोपस या फिर कैंडिडा। तो जो यहाँ पर ऑटोमाइकोसिस इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो एस्परजिलस। मोस्ट ऑफ द केसेस में एस्परजिलस होता है। यदि आपको एग्जाम में एस्परजिलस की जगह क्या आ जाए, कैंडिडा आ जाए, तब आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। बट मोस्टली जो ऑटोमाइकोसिस है जिसको हम क्या कहेंगे, ओटाइटिस एक्सटर्ना, फंगल इन्फेक्शन ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑटोमाइकोसिस और फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना सेम है। इसमें जो फंगाई रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एस्परजिलस। कैंडिडा और एस्परजिलस आता है, तो आपको यदि मोस्ट कॉमन पूछे तब आपको एस्परजिलस है जो कहना होगा, देन आफ्टर कैंडिडा। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट। तो जो जोन्स क्राइटेरिया है, जो जोन्स का जो क्राइटेरिया है, तो उसमें रूमेटिक फीवर के सभी मेजर साइन हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कार्डाइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, फीवर या फिर एरिथ्रमा मार्जिनेटम। तो जॉन्स ने दो क्राइटेरिया डिवाइड किए थे, वो भी आपको बताए जाएंगे, मेजर एंड माइनर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि मेजर क्राइटेरिया सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो है फीवर है जो नहीं है, क्योंकि फीवर किसका है? माइनर क्राइटेरिया है। रूमेटिक फीवर के डकेट एंड जॉन्स ने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिसाइड किया था। तो मेजर क्राइटेरिया में क्या है? कार्डाइटिस, अर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथ्मा मार्जिनेटम या फिर सैंडेम्स कोरिया, या फिर आप कोरिया बस याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मेजर क्राइटेरिया है। तो मेजर क्राइटेरिया पूछते हैं तब आपको केसेस मेनोमिक्स याद रखना है, और माइनर पूछते हैं तो फ्रेप। तो यहाँ पर आई होप आपको मेनोमिक्स याद हो, क्योंकि एग्जाम में आपके होने आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज, और जो एविडेंस चेक किए जाते हैं वो कैसे चेक होते हैं? 2 मेजर और 1 मेजर प्लस 2 माइनर। 2 या फिर 1 क्या हो? मेजर क्राइटेरिया हो, और 2 है जो माइनर क्राइटेरिया हो। जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या माना जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू कॉम्बैक्ट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी इज। कौन सी मेडिसिन है जो मैग्नीशियम टॉक्सिटी और MgSO4 यदि ओवरडोज होता है उसके लिए हेल्प करेगी? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो कॉम्बैक्ट मैग्नीशियम सल्फेट और MgSO4 है
तो यदि स्किन की टॉक्सिटी हो जाती है, ओवरडोज हो जाता है, तो क्या देंगे हम, तब हम देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो मैग्नीशियम टॉक्सिटी के लिए क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। यदि पॉजिटिव आपको और बहुत ड्रग के बारे में जानना है, जैसे फर्स्ट है एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल, तो इसके लिए एंटीडोट क्या है, एसिटाइल सिस्टीन। दूसरा आता है एंटीकोलिनार्जिक, तो इसके लिए फाइटोस्टिग्माइन। वारफेरिन है जो वो फाइटोनेडियोन। बेंजोडाइजापाइन के लिए क्या है, फ्लूमेजेनिन। तो यहाँ पर वो सभी मेडिसिन है जिनके ओवरडोज होने के कारण क्या हो, एंटीडोट देना पड़ेगा, जिससे हम पेशेंट की जान बचा सकें। तो यहाँ पर सेम थिंग है, जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, इसके लिए सोडियम कार्बोनेट दिया जाएगा एज एन एंटीडोट। इसकी जो भी कैपेसिटी होगी बॉडी से उसको बाहर निकालने के लिए। फिर आता है साइनाइड, तो साइनाइड के लिए एंटीडोट किट आती है, जिसमें एमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट है जो प्रेजेंट होंगे। डिगॉक्सिन के लिए डिगॉक्सिन इम्यून फैब है जो यूज़ किया जाता है। आयरन के लिए डिफ्रॉक्सामाइन एंड मिथाइल ग्लोबामिन के लिए मिथिलीन ब्लू। ओपियोइड्स जितने भी एजेंट हैं तो नाइलॉक्सोन एंड स्नेक बाइट होता है तो पॉलीवैलेंट इम्यून फैब। वाल्प्रिक एसिड के लिए क्या है, लेवोकार्टिनिन, और जो हेपेरिन है इसके लिए क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। तो यहाँ पर इतने जो एंटीडोट और पॉजिटिव ड्रग्स हैं, इनके नाम यदि आप याद रखते हैं और अपकमिंग टाइम में एग्जाम होता है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम एम्प्लॉयड फॉर ऑटोक्लेव इन अ रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। सिंपल क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव में कितना टाइम और टेम्परेचर सेट किया जाता है। तो ऑप्शन में है 132 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 मिनट, 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 मिनट, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, या फिर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। तो टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेविंग मशीन का, इसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री फ़ारेनहीट फॉर 15 मिनट। तो 121 डिग्री सेल्सियस या फिर 250 डिग्री फ़ारेनहीट पर 15 मिनट के लिए। और ये भी डिपेंड करता है कि ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए क्या रखा गया है। नेक्स्ट इज 36 मंथ ओल्ड गर्ल सो फ्रंटल बॉसिंग एंड रिस्ट एनलार्जमेंट डायग्नोसिस इज। तो यदि 36 महीने की बच्ची है जो 3 ईयर ओल्ड किड्स कह लो हम, इसके लिए क्या हो रहा है, फ्रंटल बॉसिंग हो रहा है और रिस्ट एनलार्जमेंट हो रहा है, किसकी कमी के कारण हो रहा है। ऑप्शन में रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या फिर ऑस्टियोमलेशिया। तो ये जो यहाँ पर रिस्ट एनलार्जमेंट हो रहा है, गर्ल्स ऑफ फ्रंटल बॉसिंग, तो इसके कारण हो रहा है रिकेट्स के कारण। नेक्स्ट इज द टर्म साइटोलॉजी रिफर्स टू। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या है। ऑप्शन में द स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ स्पुटम या फिर स्टडी ऑफ नर्व्स। तो स्टडी ऑफ नर्व्स न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी एंड फिर आता है स्टडी ऑफ सेल्स, इट्स अ साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज द अनदर नेम फॉर स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज। तो स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए दूसरा नाम कौन सा है। ऑप्शन में बायोप्सी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्प्लीन ट्रांसप्लांटेशन या फिर कीमोथेरेपी। तो जो दूसरा नाम है सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, तो ये सभी को पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज नेस्ट रोफ टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ। तो नेस्ट रोफ जो टेस्ट है किसकी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है थैलेसीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, हेरिडिटरी स्पेक्ट्रोसिस या फिर G6PD डेफिशिएंसी। तो नेस्ट रोप टेस्ट किसके लिए होता है थैलेसीमिया के लिए। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, N रिप्रेजेंट द नेक, D रिप्रेजेंट द आई, S रिप्रेजेंट द सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिबिलिटी टेस्ट। इसको हम क्या कहेंगे, नेस्ट रोप टेस्ट। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीनियासिस और टेपबॉर्मिज। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा टीनियासिस और टेपबॉर्न का वो डिफरेंट होगा, बट यहाँ पर टीनियासिस का पूछा है तो क्या होगा 10 to 12 वीक्स। यहाँ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीनियासिस के लिए क्या है 10 to 12 वीक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद पार्किंसन पेशेंट्स। पार्किंसन पेशेंट के साथ कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन में स्पीच, मूवमेंट, पेन या फिर ऑल ऑफ द अबव।
यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज यदि हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मूवमेंट, देन स्पीच में डिफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर पार्किंसंस पेशेंट के लिए यदि आप उसकी केयर करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मूवमेंट। नेक्स्ट, जॉल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर मेनली यूज्ड फॉर विच सर्जरी। तो यहाँ पर इमेज दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि किस सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में पेल्विक सर्जरी, थायराइड सर्जरी, या फिर लेप्रोटॉमी, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। जो जॉल सेल्फ रिट्रैक्टर यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है थायराइड सर्जरी के लिए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन है, पेशेंट इज ऑन एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन की जगह पैरासिटामोल भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नर्स ऑब्जर्व इन द पेशेंट। तो एसिटामिनोफेन यदि किसी पेशेंट को देते हैं तो एज अ नर्स आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन में सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम ट्रांसएमिनेज, ब्लड प्रेशर, या फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।